देखो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है ना अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद नई नई वीडियो में और बनाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है समझ। ठीक है, तो जैसे पहला समझो आप, पहला है यूनिट ऑफ प्रेशर। ऐसे आपके एग्जाम में आएगा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर कैसे करेंगे? किसी को पता है क्या होता है यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। ठीक है, और भी होता है, क्या होता है? 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? कितना होता है बेटे, पता है किसी को? देखो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। ठीक है, और मेगा पास्कल करना है तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपको कभी कहीं यूनिट दे दिया मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल को कैसे करेंगे? नेक्स्ट पेज कर देते हैं। यहां देखिए 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा डिटेल में जाएंगे जिससे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी तरीके का आएगा इससे जुड़ा तो हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि वो 1 मेगा पास्कल बराबर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे? देखो बेटे, आप एक चीज को समझ लो कि अगर K लिखा होगा, किलो पास्कल लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 3 पास्कल। इस चीज को समझो आप। ठीक है, अगर मेगा पास्कल लिखा होगा बेटे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 पास्कल। एक और होता है गीगा पास्कल। अगर गीगा पास्कल दिया है तो 10 की पावर 9 पास्कल। इस तरीके से रहे। ठीक, तो मेरे पास सिर्फ मुझे एक याद है, मुझे ये याद है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा बेटे कि यहां पर इस तरफ देखो, यहां पर मैं 1 × 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहां पास्कल है, इधर भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों तरफ होगी ना। यस और नो? ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको 1 पास्कल लिख सकता हूं। इसको क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे मेगा पास्कल इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? 10 की पावर 6 आ गया, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब 1 मेगा पास्कल बराबर 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि 1 मेगा पास्कल में कितना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तब फंसोगे। समझ में आई मेरी बात? पहले तो 1 पास्कल बराबर ये याद कर लेना आपको, उसके बाद आपको मेगा पास्कल बनाना आ गया। मेगा पास्कल आगे बनाना, गीगा पास्कल भी आ जाएगा बनाना, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किलो पास्कल आएगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा कर दोगे। मेगा पास्कल का कर रहे हैं। अब यहां तो मिलीमीटर है, वहां पे क्या है? अब इसको चेंज करेंगे। यहां देखो कैसे, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? तो ये न्यूटन है, यहां ये मीटर स्क्वायर है। आप मुझे एक बताओ कि 1 मीटर बराबर, क्योंकि मुझे यहां मिलीमीटर चाहिए, यहां क्या चाहिए? तो यहां कितना होता है? 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, यहां इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है मीटर का स्क्वायर। एक चीज समझ लो आप जिसको नहीं पता है, यहां से मैंने कैसे लिखा है इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना है?
ये होता है, ठीक है। सीधे सीधे उठा के यहां रख देंगे इसको, 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कितना हो गया, 10 की पावर 3 मिलीमीटर का स्क्वायर। समझो इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ। अब यहाँ देखो 10 की पावर 6 ऐसे लिखूंगा, ये न्यूटन रहेगा, अपॉन ये 10 की पावर 3 को 2 बार लिखना है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 6 हो जाएगा, यानी नीचे 10 की पावर 6 इनटू ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इट मींस सिंपल है कि 1 मेगापास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इस चीज को दिमाग में रखना, आप लोग ढंग से समझ गए, एक बार और बताना है, ठीक है। यहां देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है। तो कितना कितना 1, ठीक है, यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 मेगापास्कल में कितना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो, और आपके पास सिर्फ ये आपको पता हो, तो भी कर पाएंगे। कैसे? आप इसी में दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और ये हो गया पास्कल, इस तरफ कर देंगे 10 की पावर 6, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेगा को दिखाता है। अगर 10 की पावर 9 रखेंगे तो ये गीगा को दिखाता है, 10 की पावर 3 को रखेंगे तो ये किलो को दिखाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इसको मैं डायरेक्ट मेगा पास्कल लिख सकता हूं, ठीक है। 1 मेगा पास्कल बराबर 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे तो मिलीमीटर में चाहिए, तो 1 मीटर को सबसे पहले तोड़ेंगे आप मिलीमीटर में, ठीक है। यहां मीटर का स्क्वायर तो चाहो यहां पे भी स्क्वायर कर लो, ये कर दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए। और जब मीटर स्क्वायर हुआ तो ये 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब इस डायरेक्ट इसकी जगह ये रखोगे, अब 10 की पावर 6 ऊपर ही है न्यूटन, ये मिलीमीटर स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, अब ये 10 की पावर 6 मिलीमीटर, इससे ही कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, इस चीज का ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास आ जाए कि द लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर works on the principle of अब वो बोल रहे हैं लीवर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। बात समझो आप, लीवर जो है, लीवर आपने देखे सारे, आपने, मैंने आपको कई बार बोला, जब टायर खोलते हैं ना तो उसमें एक स्पैनर लगाते हैं लंबा सा, ऐसा कुछ देखा होगा, ये टायर है, यहाँ ये नट बोल्ट है, फिर उसमें यहाँ नट बोल्ट लगाते हैं और इस तरीके से एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? और जब यहाँ से आपने वो गिट्टी फंसा दी और आप यहाँ पर खड़े होते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ये लेंथ है, ये लेंथ है, यहाँ से लेके ये लेंथ है, ये फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है, ये कंडीशन है, तब इजीली वो रोटेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फोर्स इसको इजीली रोटेट कर देगा, खोल देगा इसको, ठीक है। और जो इस तरीके का ये एक्शन है, मूवमेंट है, क्या ये, हाँ।
तो लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया लीवर। उसके बाद ये कहता है इफ द सरफेस इज स्मूथ, इफ द, तीसरा करना, ठीक है, इफ द सरफेस इज smooth, then coefficient of friction is कितना होगा? 0 लिखना है सर, ऐसे करके ये आंसर। समझ में आई मेरी बात? अगर कोई चिकनी सतह है और आपने कोई ये बॉडी है और ये स्मूथ सरफेस है, आपने एफर्ट मारा यहाँ पे और ये अपने आप फिसलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा और फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे ये म्यू आर लगता है ना, इस तरीके से ये लगता है, ये जनरेट नहीं होता, म्यू यहाँ 0 होता है और जब म्यू 0 होगा तो आर जनरेट नहीं होगी। आर जनरेट होगी, ये 0 कर देगा ना इसको, म्यू आर टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया 0। स्मूथ के लिए 0 रहेगा, ठीक है। रफ के लिए रहता है म्यू, और म्यू की वैल्यू कुछ ऐसी रहती है, ठीक है, 1 से कम होती है, एक चीज ध्यान रखना, लेस देन 1, ठीक है। चौथा कंडीशन देख लो आप, चौथा है, वो कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, इनको रख कर इनको हटा दूं मैं, समझ में तो आ गया ना, है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो अगला है, अगला क्या बोला मैंने बोला है चौथा ही, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है ना सारे, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं अभी तक हमने, सब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऐसे ही आएगा लिखा हुआ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मैकेनिकल एडवांटेज होती क्या है, तब तो रेशियो लिखोगे, है ना। तो आपको याद रखना है, यहां देखो, मान लो अगले पेज पे चले, मान लो एक आपके पास ये पुली है, ठीक है, अब याद आएगा तुमको, सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये एक पुली है, दो पुली हैं, दो पुली हैं इस सिस्टम के अंदर, दो पुली हैं लगी हुई, एक तो मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली जो कि मूव करेगी, ठीक है। जैसे मैं यहां एफर्ट लगाऊंगा, ये क्या है, ये एफर्ट है और ये क्या है, ये लोड है। पुली का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, भाई हमारा एफर्ट कम लगे, हम ज्यादा वजन उठा सकें, इसलिए पुली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एफर्ट नीचे की तरफ इस रस्सी को खींचेंगे, रस्सी कौन सी हुई, रस्सी है ये लगी है रस्सी, एक ही रस्सी लगी है, ये एक ही रस्सी है, ठीक है, एक ही रस्सी तो तनाव भी एक ही होगा, देखो टी है सर,
ना T1 है ना T2 है, कुछ नहीं, T है, क्योंकि रस्सी है। मैंने यहाँ एफर्ट नीचे की तरफ खींचा तो ये अपनी एक्सेस से थोड़ा सा ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों के रेशो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड लिफ्टेड टू द applied effort, यानी कि क्या हुआ, ये दिख रहा है, कलर दिख रहा है ये, तो लोड लिफ्टेड क्या है W और एफर्ट कितना है P। तो लोड और एफर्ट का रेशो, लोड और एफर्ट का रेशो। इसमें एक और चीज आती है एग्जाम में, वो मैं बता दे रहा हूं आपको क्या आएगी। एग्जाम में आएगा बेटे, वो पूछेगा आपको कि आइडल इक्वेशन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। आइडल मशीन के लिए ये कौन से नंबर का था, चौथा था ये, चौथा था ये। अब इसको ही पांचवा, इधर पांचवा कर लो। आइडल मशीन के लिए, फॉर आइडल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। क्या होगा, क्यों होगा 1, उसका कारण समझो आप। अगर आइडल मशीन है तो फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, यही तो होता है, कोई लॉसेस नहीं होंगे। ये एफर्ट जितना लगा रहे हो उतना ये लोड होगा, लोड के बराबर ही एफर्ट हो जाएगा। कैसे, आप यहां देखो, आपने ऐसी एक मशीन देखी है कि मैंने ऐसे बनाई थी, ये इधर और इधर, ये हो गया आपका P, ये हो गया हमारा W। आइडल मशीन है, आप एफर्ट लगा रहे हो उतना ही तो लोड उठा रहे हो जितना एफर्ट लगा वो बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आइडल इक्वेशन, आइडल मशीन करेगी इस तरीके से काम कि वहां W इक्वल टू हो जाएगा P, और जब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W अपॉन P, तो क्या हो जाएगा, W की जगह P लगा दो अपॉन P, इससे क्या हो जाएगा, ये समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है ना। इस तरीके से आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा तब जब कि वो आइडल मशीन पूछेगा आपसे। ठीक है, और वेलोसिटी रेशो भी आइडल मशीन के लिए क्या होगा, क्या होगा बेटे। अगर मैं वेलोसिटी रेशो की बात करूं, चलो इसे रेशो करेंगे, ये हो गया आपका इतना मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अगला देखते हैं, वो बोल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट at which क्या होगा, द होल HOWLE माने क्या होता है पता है ना तुम लोगों को, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत सारे, मुझे को ये नहीं पता, इतना तो पता होगा। होल मतलब कंप्लीट, WHOLE मतलब कंप्लीट, संपूर्ण। ठीक है, dash of a body is supposed to be concentrated। क्या कहना चाहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द होल, यहां क्या आएगा, होल ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी, क्या होता है भाई ऐसा, मास। करेक्ट, क्या आएगा यहां, मास। ठीक है, पता था ये,
हाँ, तो इसको याद रखना। अगला कहता है, अगला करें, अगला करते हैं। अगला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेक्शन, और रेक्टेंगल सेक्शन जिसकी वृत्त दी गई है आपको, वृत्त दी गई है b और डेप्थ दी गई है d। वृत्त दी गई है b और डेप्थ दी गई है, वो बोल रहा है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कौन से नंबर का है भाई? 7वां है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल सेक्शन का पूछ रहा है। क्या होगा बेटे? पहले तो मैंने आप लोगों को प्रूफ भी कराया, याद प्रूफ कराया मैंने, क्लास में प्रूफ करा रखा है। अभी तो आप लोगों को क्या करना है, यहां देखो, ऐसा आपके पास एक रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल ही हुआ, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और कह रहा है कि चौड़ाई जो है वृत्त कितनी है? b, और ये कितना है? ये है d। इस केस में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आप, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस केस में x एक्सिस और y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं, हो जाएगा b d क्यूब बाय 12 अबाउट x एक्सिस, अबाउट, ठीक है ना। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट कर दूं, अभी देखो पूछा उसने, ऐसा कुछ दिया ही नहीं उसने, तो आप ये लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर y एक्सिस के बारे में पूछ ले वो, तो क्या हो जाएगा बेटे? डी बी क्यूब, बस, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं मारनी, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, ठीक है। तो अगला करते हैं, ये समझ में आ गया? आगे समझ में? अगला है आपका वो बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ स्पीड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? कोई बताएगा मुझे? 8वां यूनिट ऐसे लिखा हुआ है आपको, यूनिट ऑफ स्पीड ऐसे, बस। क्या होगा बेटे? अरे तो 12th में ही पढ़ा दिया था, 10th में पढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले यूनिट जानने के लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता तो हम लोग हमेशा आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं फला किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ, इस्तेमाल करते हैं हम। मान लो मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना चाह रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये हो कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाना चाह रहा हूँ। क्या जाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये सुन लो, लेकिन ऐसे नहीं लिख के आना है आपको, ठीक है। लिख के कैसे आना है? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये हो गया आर, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट अगर इसकी देखेंगे हम, तो ऐसा ही यूनिट में मीटर पर सेकंड लिख के आएंगे आप वहां, ठीक है। मीटर पर सेकंड लिख के आएंगे, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये याद रहेगा हमेशा कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं भाई,
और स्पीड इतनी कम रख रखी है 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो कितने, तुम तो बहुत लेट पहुंचोगे। कार में 60 की स्पीड थोड़ी कुछ होती है। दिल्ली के हाईवे पे कितनी चलती है गाड़ी? 120। और चंडीगढ़ में तो और ज़्यादा चलती है। चंडीगढ़ में वहाँ उन्होंने ऐसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है चंडीगढ़ में ना, मतलब इधर तो इधर वाली गाड़ियाँ हैं ये, और इधर वाली गाड़ियाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये सोचो कि इधर वाली गाड़ियाँ ऐसे आ रही है, इधर वाली ऐसे जा रही है, ऐसे जो जा रही पंजाब की तरफ जाओगे ना जब आप, तो ये गाड़ियाँ असल में ये स्पीड है कि अगर आप इतनी स्पीड पे चलाओगे तो यहाँ जाओ, आप ये वाली स्पीड पे जा रहे हो तो यहाँ जाओ, आप ये वाली स्पीड पे जा रहे हो तो यहाँ जाओ, साइकिल वाला जाएगा तो यहाँ जाओ, ऐसे बना रहे। और अगर मान लो इस वाले आदमी को इस लीग से बाहर इस वाली पे आना है, सोचो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? है इंडिकेटर देना पड़ेगा बहुत पहले, तब जाके पीछे वाली गाड़ियां रुकेंगी, धीरे होगी ना, तो जब वो धीरे होगी तब जाके ये इस वाली लीग में आएगा। चलो वो तो खैर स्पीड समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। चलो स्पीड से एक और चीज याद दिलाता हूं तुमको मैं। रिसेंटली आइंस्टीन की जो E=mc² है उसको चैलेंज किया गया अभी कि जो लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा है 3 into कितनी हो, हाँ इतनी है 3 into 10⁸ है ना, यही है ना मीटर पर सेकंड, ये लाइट की है ना। तो अगर इतनी स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड अभी तक नहीं है, लेकिन जो अभी जिनको नोबेल प्राइज मिला है उन्होंने कहा ये इससे ज्यादा भी स्पीड है, और अगर इससे ज्यादा स्पीड है तो टाइम ट्रैवल हो गया आसान, आप टाइम ट्रैवल कर जाओगे। टाइम ट्रैवल का मतलब हो गया फ्यूचर में जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बेटे वो कि वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। कौन से नंबर का है भाई ये? 90। वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या है? ये वही क्वांटिटी है जो अदिश राशि है या सदिश राशि है, ठीक है। तो क्या होती है ये? क्या होता है वेक्टर? अदिश या सदिश हिंदी वाले है? क्या होता है इसमें? क्या होता है भाई? कोई बताए? शोएब क्या होता है? क्या होता है भाई? वेलोसिटी क्या होती है? पहले तो वेलोसिटी बताओ क्या होता है भाई? जिसमें परिणाम होता है, परिणाम क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है बेटे डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। हिंदी में इसको वेग बोलता है ना, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट पूछी तो इसकी यूनिट भी यही होगी, देखो इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अदिश और सदिश क्वांटिटी जो है स्केलर और वेक्टर, कौन बताएगा? मैंने बहुत पहले बताई थी तुमको। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और अदिश वो हो जाएगी जो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती। और जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या है? दोनों चीजें हैं। वेलोसिटी के अंदर दोनों चीजें हैं। दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
चलो स्केलर क्या होगी? स्केलर, चलो स्केलर बताओ, स्केलर क्या होगी? हाँ नहीं, क्या होगी कोई मुझे बताओ जरा। जैसे मास, लेंथ, स्पीड, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, याद रखना है। इसका एक क्वेश्चन निश्चित आएगा आपके पास एग्जाम में, ठीक है। और आप मुझे बताओ यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम बताओ भाई। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखो अब ये कौन से नंबर का है? 10वां है। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ये मूवमेंटम नहीं होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है, ठीक। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? क्या होता है? संवेग। इसको कैसे याद रखोगे आप? मैं यहां बता रहा हूं, यहां देखो, एक सरफेस है, एक सरफेस है, एक यहां बॉल रखी है, इसका मास m, और इसको लुढ़का दिया उधर, तो ये वेलोसिटी से जाएगी एक, यानी इससे पहले वेलोसिटी पढ़ी है आपने, अभी इससे पहले आपने स्केलर में मास पढ़ा था, वेलोसिटी वेक्टर थी, ठीक। अब अगर ये सरफेस चाहे कोई भी हो, रफ हो, लेकिन अगर ये सर्कल में है तो थोड़ा लुढ़क ही जाएगा, किसी वेलोसिटी से लुढ़केगा, मास के साथ वेलोसिटी जा रही है। यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो p से डिनोट करते हैं और mv होता है, m इंटू v होता है। और अब मैं अगर इसकी यूनिट पूछूं तो मास होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। बस हो गया, बस मीटर पर सेकंड आ गया। किसी को समझ में ना आया तो बताओ, किसी को समझ में ना आया तो बताओ, एक बार बता देंगे। सबको समझ में आ गए? सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम, ध्यान रखना 1 to 0 to 1, 0 तो होगा नहीं, 0 से ज्यादा, लेकिन 1 मैक्सिमम वैल्यू है, 1 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 0 हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0 हो गया तो फिर तो यहाँ है ही नहीं ना कुछ फ्रिक्शन, तो 0 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, पर 1 से कम होगा, ठीक है। और आपका है ये 11 हो गया, ये क्या है? ये ध्यान रखना आपको, 11 क्या है, छोड़ो इसको, 10 ही रहने दो, ये इससे पहले बता चुका हूं। आगे देखो, ये बोल रहा है आपका बोल रहा है मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, पूछ रहा है। अब आप याद करो, सिंपल मशीन में, सिंपल मशीन जब पढ़ाया था आपको तो वहां मैंने मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात की थी, ये सब की थी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज अ रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल मशीन इज अ रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, राइट। यही आएगा, और इनटू यहां 100 कर दो तो ये ऐसा होगा। पूछ ले आपसे कि सर
आइडल एफिशिएंसी आइडल मशीन के लिए कितनी होगी? आइडल मशीन के लिए, ये सिंपल मशीन के लिए है, लेकिन अगर आइडल मशीन के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा बेटे? एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तब आपको ये नहीं लिखना है, तब आपको सीधे क्या लिखना है? 100% लिखना है। आइडल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100%। दूसरी बात, यहां कोमा डाल के आपको ऐसे भी लिखना है, देखो ऐसा कि एम ए इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, एम इक्वल टू, अगर आइडल मशीन की बात करें, आदर्श मशीन पेपर में आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपका सेक्शन मॉड्यूलस। अगला है आपका, इसे रफ कर दूं? समझ में आ गया ना भाई बेटे? अगर नहीं आया तो बताओ। आ गया? अब ये है 12 सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। सेक्शन मॉड्यूलस में अब वो पूछ रहा है कि इसकी क्या पूछ रहा है, इसमें इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। सबसे पहले आप इसको यहां देखो, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बेटे I अपॉन y, I अपॉन y। ये डिस्टेंस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये एक फॉर्मूला, इसको याद रखना। अगर मैं कहूं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? आपको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बताई थी। अब ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल के लिए ये बताया था ऐसा? ये रेक्टेंगल के लिए है, और इसकी जो यूनिट है ना बेटे, वो मीटर की पावर क्या है, या mm की पावर 4 कह लो, क्योंकि ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो मास आता है इसके अंदर। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। यहां एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे? यहां मीटर की पावर, और ये मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैं यही लिख दे रहा हूं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटे? पता है किसी को? फॉर्मूला होता है I इक्वल टू mr²। ठीक है। अब ये क्या है? ये इस तरीके से है, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ये m1 हो गया मास किसी पार्टिकल का, ये m2 हो गया, ये m3, ये m4, ये m5, इस तरीके से, और यहाँ ये cg है। ठीक है, ये मान लो r1, r2, r3, r4, r5, इस तरीके से। और अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3, इस तरीके से, और टोटल अबाउट m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं यहां देखूं तो ये किलोग्राम है, और ये चूंकि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे कहा जाए कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बताइए तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम, समझ में तो आ रहा है ना? हवा में तो नहीं जा रही सारी चीजें। अब इसके बाद
ये बोल रहा है कि 1 जूल पर सेकंड बराबर कितने वॉट। 1 जूल सेकंड बराबर कितने वॉट हुए भाई। 1 जूल पर सेकंड बराबर डैश वॉट कितना हो भाई। ये हो जाएगा आपका 13। बताना जरा 13 नंबर का है कि 1 जूल पर सेकंड बराबर पूछ रहा हूं कितने वॉट। पहली बात मुझे एक चीज बताओ कि वॉट किसकी यूनिट होती है? किसकी होती है? पावर की होती है। पावर यहां देखो कैसे हम सीखते हैं, रटना नहीं है यार, पढ़ना है। यहां देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कि कुछ समय में मैंने कितना काम किया, है ना। तो कितने समय में कितना काम किया वही मेरा वर्क, वही मेरी क्या है पावर। ठीक है। अब देखो जो वर्क होता है वो जूल में आता है। किस में आता है? या तो न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। या तो हो जाएगा न्यूटन मीटर और ये आ जाएगा सेकंड। इसके बाद और हो सकता है कि यहां आ जाएगा जूल और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है। और वो यही यही पूछ रहा है और इसी को हम क्या लिखते हैं? वॉट। इसी को क्या लिखते हैं हम? इसका मतलब ये 1 जूल सेकंड, 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट होता है। याद रखना। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सो रहा है? टाइम बता कितना मिनट, रोकना मत। 42 चलो अभी और अगर एक चीज और देख लेते हैं, देखो यहाँ बेटे ये तो समझ में आ गया ना आपको? समझ में आ गया? अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई? एग्जाम में कर लोगे इनको? कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अगर आपके पास मान लो, क्योंकि इस बार में क्या ज्यादा आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, पता नहीं इस बार से चेंज हो गया आपका, पिछली जो अभी आएंगे उनका हुआ चेंज हुआ ना। 25 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट ईयर में तो आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 तो आएंगे ही ना, 10 आते ही आते हैं। तो यूनिट ऑफ, यहां देखो यहाँ, ये कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? अभिषेक बताएगा। अभिषेक, यूनिट ऑफ कपल क्या होता है? हिंदी में बल युग्म, इसको बोलते हैं बल युग्म। बल युग्म यानी एक बल का युग्म बना हुआ है, 2 बल हैं उनका एक जोड़ा है, 2 बल हैं उनका एक जोड़ा है, उसको बोल रहे हैं बल युग्म। जैसे स्टीयरिंग, आपकी कार का स्टीयरिंग होता है, ऐसा स्टीयरिंग होता है, देखो ऐसा ही होता है स्टीयरिंग। उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूं। यहां मान लो आपने अपने हैंड से पकड़ा है, यहां पर भी पकड़ा है, तो आप क्या करते हैं? कभी इधर को फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स अपने आप इधर लगता है। जितना फोर्स इधर लगाते हैं उतना ही फोर्स इधर लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन ये डिस्टेंस बराबर रहती है, ये डिस्टेंस बराबर रहती है। स्टीयरिंग बड़ा छोटा होता जाता है क्या? उतना ही रहता है ना। बस ये रोटेशन जो होता है वो अलग होता है, कभी आप थोड़ा रोटेट करते हैं, कभी ज्यादा रोटेट करते हैं, यही होता है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, यही फोर्स
ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये फोर्स का ना आता है न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा मीटर। वेरी गुड, न्यूटन मीटर आ गया। कितना आसान। अगर चीजों को समझ के करोगे तो आसान है, रट के नहीं करना है ना। अब आपसे पूछता है 1 न्यूटन बराबर कितना टाइम, रफ कर दो इसको क्या, एक न्यूटन बराबर हाउ मच टाइम, ऐसे बोल रहा है। 10 की पावर 5 होता है, ये तो हमने रख लिया, ऐसा होता है। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूनिट क्या होता है, ये सॉरी न्यूटन क्या होता है। न्यूटन है, यहां देखो आपसे यूनिट बहुत पूछ रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन है यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। डाइन जी सी की यूनिट हो गई फिर जब इसके आगे लगी है तो फोर्स की। न्यूटन एक्चुअली कोई यूनिट नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो आप एक काम करो, न्यूटन सेकंड लॉ लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसका यूनिट लिखो कितना है, किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन वही है जो आप अपनी बाइक में देते हैं एक्सीलेटर और घूम घूम करते हो, वही है ये, ठीक है। मतलब आप 1 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी बढ़ाते हो, 1 सेकंड में कितनी स्पीड, समझ में आ रही मेरी बात, वही एक्सेलरेशन है। तो अब क्या करना, देखो ये बोल रहा है कि इसकी यूनिट कितनी आ रही है, किलोग्राम न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, और यही तो न्यूटन होता है, यही क्या होता है, न्यूटन होता है। इट मींस मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है, सेकंड स्क्वायर भी होता है। समझ आए मेरी बात, वो भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। पूछने वाले पे क्या पता है क्या पूछ लेगा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी, थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी बताई थी। वेलोसिटी जो थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, क्या थी, इसका फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये सब नो वेक्टर थी। मैं आपसे एक और मैंने लिखा था यहां स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, दोनों में अंतर है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये क्या है, समझ में आ रही मेरी बात, ये वेक्टर है वेलोसिटी और स्पीड क्या है, स्केलर है। अब आप एक चीज समझो, ये वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, यस और नो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये आएगा आपके पास पेपर में कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी क्वांटिटीज, तो आप बता पाओगे, आप बता पाओगे। 16 नंबर का है, 16 हो गए ना, हो गए 16। अब ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अब बोल रहा है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या क्या है। अभिषेक एक मिनट देखना जरा, इसमें रुका तो नहीं है ना वीडियो, चेक कर लेंगे दूर से ही, ठीक है। अब आपका है
इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? आपको मैंने सबसे शुरू में शायद पढ़ाया होगा कि किसी एक पार्टिकल पे बहुत सारे कनकरेंट फोर्स लगे होते हैं। पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया होगा। तो इस तरीके से लगे होंगे, बहुत सारे लगे थे ऐसे। ये F1, F2, F3, F4, F5 इस तरीके से आपने पढ़े थे। ये पूरा एक कोई सिस्टम बना लेते हैं, इन फोर्सेस से मिलके कोई एक सिस्टम बना होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इन सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम भी क्या होना चाहिए? अब ये फोर्सेस हम दो हिस्सों में इनको डिवाइड करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। इट मींस मेरा कंडीशन ये आएगा कि एक कंडीशन ये है कि जितने वर्टिकल फोर्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, और जितने हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, इवन जो मूवमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा। ये तीन कंडीशन है मेरी, और आपको सिर्फ इतना ही लिख के आना है, आपको एक नंबर दे देगा वो। ठीक है? आपसे अगर मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाए, एक ही चीज है। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने कुछ अजीब तो नहीं पूछ लिया। मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज है। अगर आपसे पूछ ले, यहां देखो भाई, ये क्या है 18 नंबर का। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, या फॉर्मूला क्या होगा इम्पल्स का, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? बताओ भाई। क्या होता है? फॉर्मूला तो ये हो गया, और अगर यूनिट लिखनी है तो न्यूटन सेकंड, याद रखना इसको। ठीक है? एक और चीज बताओ, आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट आ जाए तो क्या होगा? बोलेगा कि क्या होती है इसकी यूनिट? यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटे? कौन बताएगा? कौन बताएगा तुम्हारी क्लास में से? कौन बताएगा? सबसे पहले आपको हुक्स लॉ जानना पड़ेगा इसके लिए। हुक्स लॉ क्या होता है मेरा? हुक्स लॉ क्या होता है बेटे? बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को मैं यहां से हटाऊं तो क्या हो जाएगा? ऐसे लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये जो कांस्टेंट है यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहां से मैं कैपिटल ई निकाल लूं तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है? ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। ये है स्ट्रेस और ये क्या है? स्ट्रेन है। इट मींस कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है? रेशियो है। स्ट्रेन हम सब जानते हैं कि वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो मुझे स्ट्रेस का जो यूनिट है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा। तो स्ट्रेस का क्या होता है यूनिट? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है ना, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ इतना तक? एक टन में कितना किलो न्यूटन? एक टन में कितना किलो न्यूटन होता भाई? 20। ये लास्ट कर रहे हैं, चलो। एक टन में कितना किलो न्यूटन? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो आप समझो कि एक टन, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूं, एक टन में आपको इतना तो पता ही है, सबको पता है इतना। ये 10⁻³ किलोग्राम है, लेकिन अगर मुझे इसे न्यूटन में बदलना है तो आपको पता होगा ये तो मास है। क्या है? मास है। न्यूटन में बदलने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन हम 9.81 की जगह में इसको 10 ले रहा हूं। 9 10 के बराबर ही आ रहा है ना ये लगभग। तो 10 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10 न्यूटन, ऐसा। ठीक हो गया? तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ न्यूटन। लेकिन मुझे तो किस में चाहिए? अब क्या करूंगा, यहाँ 10⁻³ एक तरफ लिख लिया और 10 न्यूटन लिखा। 10⁻³ के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? K। तो 10 किलो न्यूटन। इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा? ये सब नो। ठीक है, थैंक यू।